हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमने करंट अफेयर्स की कुछ क्लासों को पढ़ा। हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी एक क्लास को पढ़ा था। आज हमारी जो क्लास है वो पॉलिटिक्स में दूसरी क्लास है और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके से डिस्कस करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको आप समझिए और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा एक कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं जो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आप इन पे थोड़ा फोकस करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन पे। मैं आपको बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतना इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया। आप सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर 26 जनवरी आने वाली भी है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, ये बात सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये थी कि मुझे इसका बताने का क्या मतलब यहाँ पे था, कि मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला और आपसे क्यों डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ पे मेन चीज ये थी, मैंने आपके लिए इसलिए यहाँ पे डाला है, आप समझिए इस चीज के लिए डाला है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था वो आया है आपका 26 जनवरी को। ओके, लेकिन ये अडॉप्ट कब किया गया था आपसे, अगर इस जगह पे फोर्स को हटा के अगर यहां पे पूछ दिया जाए अडॉप्ट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां पे आपको ये गड़बड़ करेगा। अडॉप्ट देखेंगे आप और हो सकता है उस जगह पे भी आप क्या करें, 26 जनवरी टिक कर दें। अगर आपसे अडॉप्ट पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात ये बताने के लिए एक क्वेश्चन इस जगह पे ऐड किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आपका फोर्स में कब आया, आपका 26 जनवरी 1950 में आया और वो अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अडॉप्ट लिख के आ जाए, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथीएस्ट। ठीक है, अब ये चीज है यहाँ पे, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंथी क्यों है, लेंथी क्यों है, तो वो क्यों है देखिए। सबसे पहला यहाँ पे पढ़ते हैं, हैज मेनी अमेंडमेंट्स। ओके, सेकेंड है कवर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इन डिटेल। ओके, कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका इतना लेंदी क्यों है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका ऑप्शन देखिए। आप पहले तो आपने देख लिया, हैज मेनी अमेंडमेंट, कवर बोथ सेंटर और स्टेट, या कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, या बोरोड फ्रॉम द मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कवर्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एंड द पावर, ये पावर बोथ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन मतलब आपका सेंटर। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वर्ड वॉज एडेड बाई द 42 अमेंडमेंट। ठीक है, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, ये यहाँ पे एक आपका सवरियन, ठीक है, फिर आपका रिपब्लिक, फिर यहाँ पे सेकुलर और आपका जस्टिस। अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है इनमें से, इन चारों में से मैं आपको बताता हूं, आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है, देखिए सेकुलर आपका करेक्ट आंसर तो है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी चीजें पूछ दी जाएं। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इसलिए भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको यहाँ पे इसीलिए आपको याद रखना है कि इन तीनों में से अगर कोई भी आता है तो आप उसको सही टिक करिएगा कि 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या वर्ड जो आपका था वो किससे रिलेटेड था, तो वहां पे क्या था, सेकुलर। ठीक है, और क्या था साथ साथ में, सोशलिस्ट, और क्या था, इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज से ही कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये तो बात आप जानते हैं, ठीक है, ये सबको ही पता होता है। बट इसमें जो आप एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझने वाली है कि हार्ट एंड सोल किसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम को, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें से किसको बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे डी करेक्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, इसको क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल बोला गया है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21A में,
या आर्टिकल 25 में या आर्टिकल 32। अब स्टूडेंट्स इस जगह पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन तो आपका जो करेक्ट है वो है आपका आर्टिकल 21A, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपके लिए क्या बनती है कि आपको एक बार 19 को भी पढ़ लेना है। ठीक है, यही चीजें होती हैं कि जब आप ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे साथ साथ में इन ऑप्शंस पर भी फोकस करना चाहिए, इनसे रिलेटेड चीजें देखनी चाहिए, और इसमें क्या है 25 में और 32 में क्या है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए यहाँ से भी क्वेश्चन निकल आए, लेकिन जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो आपका किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 21A। ओके, ठीक है, ये तो आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, आप इसको समझिए, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पहले ऑप्शन। इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है, नॉन इनफोर्सेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ओनली मॉरल गाइडलाइंस, एप्लीकेबल ओनली टू स्टेट। देखिए ये क्या होता है, आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कभी भी आपके कोर्ट के द्वारा जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है आपका। करेक्ट ऑप्शन ये है यहाँ पे कि नॉन इन्फोर्सेबल होता है, और ये फंडामेंटल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नेंस का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप इससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जिस्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज के मतलब कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 10, 11 और 12, 14, ये आपके चार ऑप्शन हैं। इसमें से स्टूडेंट्स जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे है बी ऑप्शन करेक्ट है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कितनी है, 11 है यहाँ पे। अब आपको समझ सकते हैं कि आपकी जो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ था, आपका 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या किया गया था, एक ड्यूटी को ऐड किया गया, और एक ड्यूटी को जब ऐड किया गया तो आपकी कितनी ड्यूटीज हो गई, टोटल 11 ड्यूटीज हो गई। ठीक है, फंडामेंटल, उससे पहले कितनी थी, उससे पहले आपकी ड्यूटीज जो थी वो कितनी थी, कौन से अमेंडमेंट में, 42वें अमेंडमेंट में, तो उस टाइम तक कितनी थी, 10 थी, और जब आपका 86वां अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ, एक ड्यूटीज को और ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक, अब देखते हैं, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1 सिटीजन डायरेक्टली, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट जज। आपके इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनको कौन इलेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जगह पे जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स वो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि जो इलेक्टेड होते हैं वो किसके, जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति आपका इलेक्ट होता है किसके थ्रू होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर और स्टेट के जो एमएलए। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका आपका ऑप्शन सी है, और देख सकते हैं द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमपीज एमएलएज। ठीक है, इंश्योरिंग फेडरल बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये क्या होता है, किसी सिटीजन के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं, एमपीज और एमएलए के जो आपसी जो उनका होता है उससे ये चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाई। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की गई है, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो एग्जीक्यूटिव पावर लाई करती है कहाँ किस पे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए इससे रिलेटेड आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप नॉन फार्मा भी साथ साथ में क्लियर करते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप क्या करिए धीरे धीरे डेली डेली के हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस को करते रहिए। आप देखिए मेहनत बढ़ है, अब यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या है आपको समझना पड़ेगा, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं क्योंकि आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है इस टाइम फार्मा की, लेकिन अब आपका जो टाइम है इस टाइम में आपको नॉन फार्मा भी साथ साथ में लेके चलना है, आपको लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप धीरे धीरे इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा।